गाइस, आज हम लाए हैं जियोग्राफी में चैप्टर सेकंड, जो कि 9th क्लास की है, जिस किताब का नाम है जियोग्राफी कंटोनमेंट इंडिया फर्स्ट। यह इस ये जो चैप्टर है, चैप्टर सेकंड जियोग्राफी में क्लास 9th का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें जो भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में बताया गया है, जैसे कि जो हिमालय पर्वतें या पर्वत हुए, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मानसून एज ए यूनिफाइंग रिक्रिएटिंग मानसून और एडवांसिंग मानसून, इन सब के बारे में बताया गया है। जैसे आइए तो इसको पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। We have already read in the earlier chapter that India is large country with the varied landforms. What kind of terrain do you live in? You may surely be acquainted with the vast stretches of plain land if you live in the plain region. On the other hand, if you live in hilly area, the rough and uneven stretches of land with mountains and valleys are common features. Undoubtedly, we can see practically all the major physical features of the earth. Example: plains, mountains, deserts, plateaus, and islands in our country. You must be surprised to see how all these physical features of India have been formed. There are different types of rock. Some hard like marble have been used for making the Taj Mahal, while some are so soft which are used for making talcum powder. Due to different types of rocks, the color of soil formed by soil varies from one place to other. Have you ever seen thought about the real um, causes of these variations? These variations occur due to different in rock information. India is a vast landmass from during the different geological periods that has influenced her relief. In addition to the geological formation, there are number of processes such as weathering, erosions, which modify the relief to present forms. जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थल क्रांतियों का एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैल विशाल मैदान से परिचित होंगे। और यदि आप और यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक पहले विशाल मैदान से परिचित होंगे। और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत अधिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूरी तौर पर प्रायद्वीप पठार के सतह पर प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार मम्मी उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बने हैं।
प्रायद्वीप पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। इंडिया इज अ वास्ट लैंड। Major major physical divisions. The physical the physical picture of India can be categorized under the following physical divisions. Figure 2.4। भारत की भौगोलिक आकृतियां को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। चित्र 2.2। फर्स्ट, द हिमालय माउंटेन्स, हिमालय पर्वत श्रृंखला। सेकंड, द नॉर्थर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। द पेनिसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। द इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल। फिफ्थ, द कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। द आइसलैंड, द्वीप समूह। द द हिमालय माउंटेन्स, हिमालय पर्वत। Geologically, the Himalayas are the most recent and youngest geography and structurally fold mountains stretching over the northern border of India. These mountains cover the west region from the Indus of Brahmaputra. The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountains barriers of the world. They form they form an arch which structurally fold mountains stretching over the northern borders of India. These mountains cover the west-east region from the Indus of Brahmaputra. The Himalayas represent the loftiest of Brahmaputra. The Himalayas represent the loftiest of Brahmaputra. The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged rugged mountains berries of the world. They form an arc. They form an arc which covers a distance of about 2400 kilometers. Their width varies from 400 kilometers in Kashmir to 150 kilometers in Arunachal Pradesh. The altitudinal variations are greater in the eastern half in comparison of western half. There are three parallel regions in longitudinal extent. The number of valleys lies between these ranges. भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एक बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर की एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये सबसे अधिक स्तर श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। Some highest peaks of the Himalayas. हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। पीक कंट्री हाइट मीटर। पीक माउंट एवरेस्ट कंट्री नेपाल हाइट इन मीटर्स 88,848 मतलब 2848। फिर दूसरे नंबर पे है कंचनजुंगा भारत का देश भारत और 8598। फिर महाकालू नेपाल
The folds of Great Himalaya. The folds of Great Himalayas are asymmetrical in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. There are a number of glaciers descend from this range, which is perennially snowbound. Let's Layer or Middle Himalayas. The John Lang to the south of Himadri forms the most rugged mountain system, which is known as Himachal or Lesser Himalayas. The ranges are mainly composed of highly compressed and alternated rock. The average height of Greater Himalaya is 6,000 and the average width is of 50 kilometers. The altitude varies between 3,700 and 4,500 kilometers. The most important and longest range in the Pir Panjal range. The Dhaula Dhar and the Mahabharat Rangers are also prominent ranges. The Kashmir Valley, Kullu, and the Kangra also lie in this belt. This is outermost range of Himalaya. They extend over a width of 10 to 15 kilometer. They have an altitude which varies between 900 and 1100 meters. These ranges are composed of this range is composed of unconsolidated sediments brought down by rivers or from the main Himalaya ranges located farther north. Thick gravel and alluvium cover these valleys. The longitudinal valley Dun lies between Layer Himalaya and the Shivaliks. Dehradun, Koti, Dun, and Patli Dun are some of the well-known dunes. हिमाद्री के हिमाद्री के स्थित श्रृंखला में सबसे अधिक असम है हिमालय एवं हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्य अध्यापक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है जबकि पीर पंचाल श्रृंखला सबसे सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है धौलाधार धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है शिवालिक हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 और 900 से 1100 मीटर के बीच है यह श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाएं से नदी द्वारा लाई गई है असुपिंडित अवसादों से बनी हैं ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ के मोटी परत से ढकी हुई हैं निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित ललम्बत घाटी के दून के नाम से जाना जाता है कुछ प्रसिद्ध धुन हैं देहरादून कोटली कोटली धुन एवं पाटली धुन उसके बाद in addition to longitudinal division Himalayas have been divided on the basis of region from west to east the valleys of river dam
create this division from increase instance the part of Himalayas lying between Indus and Set Loose has been traditionally known as Punjab Himalayas, but is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively. The part of Himalayas lying between Satluj and Kali rivers is known as Kumano Himalaya. The Kali and Tista rivers demarcate the Himalayas, and the part lying between Tista and the Hang rivers is called Assam Himalayas. These categories also have regional names as well. The easternmost boundary of the Himalaya is demarcated by Brahmaputra. Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. They are called as Purvanchal or the Eastern Hills Mountains. These hills have been composed of strong sandstones which are sedimentary rocks. These hills run through the northeastern states covered with the dense forests mostly run as Pelar ranges and valleys. Patik, Pa- Patkai Hills, the Naga Hills, Mainpur Hills and Mizo Hills are comprised in Purvanchal. इस उत्तर इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय के पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदियों के घाटियों को सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता तथा दियांग नदी असम हिमालय का समीकरण करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम से पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाते हैं। दिहांग मगदड़काज के बाद हिमालय दक्षिण और एक तीखी मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्व सीमा के साथ फैला जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल हैं से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकांश समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। The Northern Plain, उत्तरी मैदान. The three major river systems, namely in the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra, along with their tributaries from the northern plain of our country. This plain is formed of alluvial soil. The alluvium deposition lying at the full foothills of the Himalaya over millions of years formed this fertile plain. It covers an area of 7 lakh square kilometer. The length of plains is about 2400 kilometer and its width is about 240 to 320 kilometer. It has become a very productive part of our country in agriculture and it has rich soil covered with adequate water supply and favorite climate. The river coming from the northern mountains and included the deposition work. The velocity of the river decreased due to gentle slope in the lower course which result in the formation of river in Iceland. उत्तरी मैदान में तीन प्रमुख प्रणालियां हैं।
सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपद स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ा का निष्पेक्ष, जिससे इस उपजाऊ ओ, वर्षों में हिमालय के गिरिपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ा के निष्पक्ष हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 20 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। स्मृत मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता है एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वत से आने वाली नदियों का निष्कासन कार्य लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियां द्वीपों को निर्माण होता है। नदियां नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। इन धाराओं को वितरणाएं कहा जाता है। The plain of Ganga spread between Gagar and Tista rivers. It extends over the states of the North India, including Haryana, Delhi, UP, Bihar, Party, Jharkhand, and West Bengal to its east. The Brahmaputra Plains lies in Assam. The northern plains has been often described as flat land having no variation in its relief, but it is not true because it has diverse relief into four. According to the variation in relief features, the northern plains have been divided into four regions. The people have been deposited by descending rivers of mountains in the narrow belt of about 8 to 16 kilometers in width, with lying parallel to the slopes of Shiva Lisk. It is known as Babar Belt. The streams and the river Sri emerge and create a wet, swampy, and marshy region which is called Terai region, involving thickly forested region full of wildlife to settle migrants from Pakistan after predation and to create agricultural land. The large number of trees have been cleared. Budwa National Park is also located in this region. The older alluvium form of the largest part of northern plains. They lie above the flood plains of the rivers, present terrace-like features. This part is known as Bhangar. The soil in this region contains quartz deposits which are known as Kankar. The younger and newer deposits of floodplains are called Khadar. They are renewed almost every year, which makes this region fertile and ideal for investing agriculture. उत्तरी मैदान के मोटे तौर पर तीन उपवर्गों का विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए ये इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेल में चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोबाओं की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार गग्गा तथा तिस्ता नदियों के बीच है।
यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चारणों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निरीक्षण करती हैं। इसे बांगर के नाम से जाने जाता है। सभी सरिताएं इस बांगर पट्टी के विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिससे तराई कहा जाता है। वह अन्य पहाड़ियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल में काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के धुवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदिया के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इसे भाग को भांगर के नाम से जाने जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चुनेदार निष्पेष पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को कादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पूर्ण निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। द पेनिसुला प्रायद्वीप पेनिसुला प्लेट्यू प्रायद्वीप पठार. The Peninsula Plateau is the tableland. It is composed of old Christian, igneous, and metamorphic rocks. The breaking and drifting of Gondwaland from the Peninsula Plateau, which is the part of the oldest landmass. They are made broad, the and shallow valleys and rounded hills on the plateau. Further on, his plateau has been categorized into two divisions, namely the Central Highlands and um, Deccan Plateau. प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं उपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि इसे पश्चिम भूभाग का हिस्सा है। यह पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन के पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का भाग जो कि मलवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्चम के नाम से जाना जाता है। विद्यम श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बुलई तथा पथरीले मरुस्थल से मिला जाता है। इस क्षेत्र में
बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा कैन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे बहती हैं।